हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बिहार टीचर क्लास 6 to 8 के जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, तो हम आपको एक एक करके करा देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो बीपीएससी Tier 2 क्लास 6 to 8 साइंस के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कण की रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो आपको यहाँ बताना है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बेकुरल है, क्यूरी है, फैराडे है या रदरफोर्ड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही, ए नंबर हो जाएगा। बेकुरल जो है रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करेंगे जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल है, तो जानते हैं कार्य वर्क बराबर क्या होता है अभी। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू इंटू विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डी से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको करना है, तो बल दिया है 1 न्यूटन तो 1 रख देंगे, इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका 1 मीटर है तो 1 मीटर बराबर क्या देखेंगे 1, तो वर्ग का मात्रक जूल तो कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, फार्मूले पर रख दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत, आपको यहाँ पे गलत कथन आपको बताना है। कह रहे कि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। यानी वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही सुमेलित इसमें नहीं हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, बिल्कुल सही है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी नंबर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं का भार ध्रुवों पर न्यूनतम कह रहे हैं और विषुवत रेखा पर अधिकतम है, तो ये उल्टा कह रहे हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्रुवों पर क्या होता है सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है कम होता है, तो यहाँ उल्टा कह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कहें कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, करें कि न्यूनतम, शून्य, अधिकतम या औसत। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकतम होती है, तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की आवृत्ति होती है अधिकतम, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए एंट्रोपी क्या है, देखिए एंट्रोपी होता है किसी निकाय की ऊर्जा की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है, और इसे यस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो है इसकी खोज जो है भौतिक शास्त्री रुडोल्फ क्लॉसियस ने 1850 के दशक में संकल्पना जो है एंट्रोपी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो रुडोल्फ क्लासियस आप याद रखिएगा 1850 के दशक में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कहने कि गति का तीसरा नियम स्पेस और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या संबंध सही करता है, कहने स्थिति को, बल को, संवेग को या समय को। तो गति का तीसरा नियम किसको दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए भर देंगे स्थिति को। गति का तीसरा नियम जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 AS 2 AS। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। अगला देखते हैं, कह रहे कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से स्पेस बल के कारण रुक जाता है, तो क्यों रुक जाता है अभी। तो ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से स्पेस बल के कारण रुक जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल के कारण।
अगला प्रश्न कह रहे हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर कर रहता है। ऑप्शन कह रहे हैं इसके तापमान पर, तो ये आपका सही है। पिंड की प्रकृति पर, बिल्कुल ये सही है। और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, यह भी सही है। करें उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है किस पर? इसके ताप पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कर की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला है, कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है कि करें तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ अपवर्तन याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी सही हो जाएगा। देखिए तारों में जो है स्वयं का प्रकाश होता है और सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस विलयन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कुछ प्रमुख जो है विलयन निम्न होते हैं, जैसे ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातुएं जैसे पीतल, जस्ता और तांबा से मिलकर बना है। ठोस में द्रव का विलयन जैसे थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस का विलयन वायु में कपूर का विलयन। और द्रव में द्रव का विलयन जैसे जल में अल्कोहल का विलयन। और गैस में द्रव का विलयन कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो आपको यहाँ बताना है कौन सा तत्व इसमें उपधातु है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीमनी जो है आपका यहाँ पर उपधातु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए उपधातुएं क्या होती हैं? उपधातुएं जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है ये भी आपको याद रखना है, 7। ठीक है, 7 कौन कौन सी? ब्रोमीन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम से और पोलोनियम से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 7 जो है उपधातुएं हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में स्पेस होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कितने भी 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम्स और ट्राइटियम। ठीक है, देखिए समस्थानिक आपसे पूछेगा क्या होता है। देखिए समस्थानिक जिसे आइसोटोप बोलते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक। करें खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का स्पेस है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए तो ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा इसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। ठीक है, कह रहे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से अधिक। ठीक है,
तो 1 से लेकर कितना होता है 14 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 होता है, तो जिसका 7 होता है वो 10 होता है, तो यहाँ पे प्लस में है जा रहा है, 7 से जो अधिक है वो क्षारीय के अंतर्गत आता है, और 7 से जिसका पीएच वैल्यू कम है वो एसिड होता है, अम्लीय होता है विलयन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। कल किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। धात्विक गुण में कमी आती है, धात्विक गुण में कमी आती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कल पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी गैस निकलेगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप जानते हैं, CaOCl2, फिर इसमें कह रहे हैं कि पानी मिला दो, H2O मिला दो, फिर क्या बनेगा यहाँ पे CaOH का होल टॉइज प्लस Cl2 मिलेगा, Cl2, ठीक है, Cl2 निकलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसकी जो ब्लीचिंग पाउडर के आपको रासायनिक नाम भी याद रखना है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, करें कि बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक। तो बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है, तो साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद रखना है, तो NaHCO3, ठीक है, इसको याद रखिएगा और ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसका उपयोग जो है पेट की अम्लीयता कम करने की दवा बनाने में, पेट की अम्लीयता कम करने की दवा बनाने में, आग बुझाने के यंत्र में किया जाता है, ठीक। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न करें, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है, तो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaSO4.2H2O और CaSO4.12H2O। तो ये हो जाएगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए जिप्सम और देखिए प्लास्टर में आप कैसे अंतर करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखिए हाफ H2O का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप देखना है कि जैसे आपके घर में मिस्त्री आया, प्लास्टर कहते हैं ना, प्लास्टर घर में करने आया है, तो प्लास्टर घर करने में आया तो मतलब आया तो वो क्या करके गया, आधा ही करके गया, तो हाफ ही, इसलिए याद रखना कि हमारे यहाँ जो मिस्त्री आया था घर प्लास्टर करने, उसने कितना किया है, आधा ही किया है, तो इसको आधा से इसमें याद रखना, हाफ H2O, ठीक है, और CaSO4 दोनों में सेम है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करेक्ट निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो है जीवाश्म ईंधन ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें देखिए ब्यूटेन की मात्रा लगभग 50% होता है, ठीक है, कितना 50%, और 45% क्या होता है, प्रोपेन होता है, और 5% अन्य हाइड्रोकार्बन होता है। आइए देखते हैं अगला है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यकृत, ठीक है। तो वसा के पायसीकरण में यकृत शामिल है, तो पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं को में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके, ठीक है। अगला है, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लार एमाइलेज, ठीक है। करें मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, HCl। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव के आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है। करें मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह आयरन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 300 ग्राम, ठीक है। तो हृदय का औसत वजन देखिए महिलाओं का 250 से 300 ग्राम होता है, ठीक है। 300 ग्राम यानी तो 300 ग्राम होता है। वही पुरुषों को जो है 300 से 350 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वयस्क मानव को पूछा है तो 300, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। करें कि ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था भाई? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ये जो है ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। फिर आपको याद रखना कि फिर AB ग्रुप को किसने खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। तो AB ग्रुप का पता जो है डॉक्टर कैस्टिलो तथा स्टुलरी ने किया था। किसने किया था भाई? डॉक्टर डी कैस्टिलो और स्टोलरी ने जो है AB ग्रुप का बाद में खोज किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। देखिए O को जो है O ग्रुप को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहा जाता है। और इसमें जो है रक्त प्रवाह में ना तो एंटीजन A और ना B होता है, ठीक है, O ग्रुप में, जिस कारण से किसी अन्य रक्त ग्रुप को रक्त प्रदान कर सकते हैं। और AB को सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए तो इसका फार्मूला आपको याद रखिए, हो सकता है पूछ ले, CaC2O4, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का फार्मूला है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। करें कि दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिनैप्स। तो सिनैप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। करें मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्टेपेडियस। स्टेपेडियस जो है मांसपेशी मानव शरीर की सबसे छोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो स्टेपी अगर हड्डी आपसे पूछे कान की है सबसे छोटी है, फीमर जो है हड्डी सबसे बड़ी होती है, जो हाँ जांग में पाई जाती है। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि दाद किस प्रकार की बीमारी है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कफ की बीमारी है, ठीक है, कफ की का से होती है दाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जीवाणु से कुछ भी मुख्यतः बीमारी जो होती है, जैसे टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कवक से जैसे दाद, गंजापन, दमा, एथलीट फुट, विषाणु द्वारा डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स, ये विषाणु जनित रोग हैं।
प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन है? मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग और पायरिया। ठीक है, कहने कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिलालेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कंकालों का अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? ये ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कंकालों के लिए। और मानचित्रों के अध्ययन के लिए कार्टोग्राफी। ठीक है, और सिक्कों के अध्ययन के न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। ठीक है, यानी फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरीसृप। ठीक है, तो सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होती है, जिनमें कुछ में या तापमान के द्वारा होती है। सरीसृप वर्ग में प्राणी को रेप्टाइल से भी कहते हैं। इसमें जैसे सांप, मगरमच्छ, छिपकली के इसके अंतर्गत आते हैं। करीब पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोकार्डेटा। देखिए, प्रोटोकार्डेटा ये जंतु जगत का वर्गीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन नहीं वाला हमको बताना था। तो 5 पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है। कौन किसमें किसमें? थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी। ठीक है, 5 याद रखिएगा। कहने की महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरबूज और पपीता। ठीक है, तो तरबूज और पपीता में एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प के अन्य उदाहरण जैसे सरसों, सूरजमुखी इत्यादि। एक लिंगी फूल जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, वे द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। तो द्विलिंगी कौन कहलाते हैं? जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं। आइए अगला देखते हैं। कहने की पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातपोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। तो ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो एबव जो है 40 आपके साइंस आएंगे और एबव जो है 40 मैथ आएंगे। ठीक है, मैथ ग्रुप और साइंस ग्रुप में क्लास 6 से 8 तक। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 15 प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको हम 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो आज ही हमारा दूसरे नंबर का। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।